नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, या फिर जिसे बच्चे पॉपुलरली जानते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन के नाम से। यूपीएससी आज भी लाखों विद्यार्थियों का सपना है और हर साल इस चीज़ के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, डाई हार्ड मेहनत कर रहे हैं। ये उन लाखों परिवारों का भी सपना है जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और चाहते हैं कि उनका बच्चा देश की प्रतिष्ठित सेवा आईएएस या आईपीएस जैसी सर्विसेज में एनरोल हो, वहाँ पर क्वालिफाई करके जाए। यूपीएससी को लेके कई सारे मिथ लोगों ने अपने आप में बना रखे हैं। कहा जाता है इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। डेफिनेटली इट इज़ टफ एग्जाम, बट इट इज़ नॉट द टफेस्ट वन। ये इसको दूसरी तरह से समझने की अगर कोशिश करें सो इट इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग एग्जाम इन इंडिया, जहां हमारे पास इसका सिलेबस है, हमारे पास पीवाईक्यूज अवेलेबल है, कैसे इस एग्जाम को मीन्स क्वेश्चंस आते हैं, क्या इनका तरीका है। अगर हम उनको प्रॉपर मैनर में गो थ्रू हो रहे हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम में टाइम बाउंड मैनर में हम सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आप किसी भी स्टैंडर्ड में, अगर आप 12th पास करके आए हैं, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन इन बिटवीन है, आप सेकेंड ईयर के बाद तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने के बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो सारे विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है। हम एक एक करके सारे डायमेंशंस पे बात करने वाले हैं, वेदर इट बी ऑप्शनल, वेदर इट बी एनसीईआरटी, वेदर इट बी इंटरव्यू। सो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। इस एग्जामिनेशन का फर्स्ट फेज जो आता है गाइस, वो आता है दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। और इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो आंसर करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन होता है वाई। मीन्स बिफोर स्टार्टिंग फॉर द एग्जामिनेशन आपको ये समझना पड़ेगा वाई यू वांट टू गो इन द एग्जामिनेशन। आपको इस वाई का आंसर चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, अगर जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं है, जब तक हमारा गोल ऑब्जेक्टिव वो क्लियर नहीं है, तो शायद सक्सेस मिलना उतना क्लियर नहीं होता। कई बार बच्चा प्रिपरेशन करता है, साल भर प्रिपरेशन करता है, बट स्टिल ही फेल टू एनालाइज व्हाई ही वांट टू ज्वाइन यूपीएससी या व्हाई ही वांट टू एनरोल इन दिस काइंड ऑफ सर्विसेज या सिविल सर्विस। सबसे पहला टास्क आपके पास जो आता है वो टास्क आता है दैट व्हाई यू वांट टू अपीयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर सोशल प्रेस्टीज वॉट एवर इट बी। हर व्यक्ति का अलग रीज़न हो सकता है। आप एक सोशल पोस्ट की जो अहमियत उसके कारण आना चाहते हैं, but still first you have to answer the single question that why you want to appear in this examination. जब भी आप शुरुआत करें, आप किसी भी स्टेज पर अगर इसका स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि आप इस एग्जामिनेशन में आना क्यों चाहते हैं, आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस एग्जामिनेशन से है वो क्यों है। आगे बढ़ते हैं। अगर शुरुआत हमारा फर्स्ट पैटर्न है, तो सबसे पहला टास्क अगर आपको कुछ करना है तो पहले टास्क में आता है दैट अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस हमको दे रखा है, उस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिलेबस यूपीएससी की जो वेबसाइट से, उन वेबसाइट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और वहाँ से आप उस सिलेबस को देखिए, सिलेबस को लाइन बाय लाइन गो थ्रू होइए, उस पैटर्न को समझिए कि एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है। जिससे अगर अपन चर्चा करें, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो एग्जाम आपका 3 फेज में होता है। सबसे पहले प्री, देन मेंस, देन इंटरव्यू। इन 3 फेज को समझना रिक्वायरमेंट है कि एग्जाम कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज में आता है, सेकंड में आपका मेंस का पेपर है जहां पे आपको रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, थर्ड आपका इंटरव्यू फेज होता है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आधार पर इसको समझने की कोशिश करता है कि प्री अलग होता है, मेंस अलग होता है, इंटरव्यू अलग होता है, बट हमको होलिस्टिक अप्रोच में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू को एक बार गो थ्रू होना है कि एग्जाम जो है ये पूछ क्या रहा है, क्या सिलेबस है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है। यूपीएससी के लिए लोग ये कहते हैं दैट यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग, मीन्स फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ टू द यूनिवर्स। आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता, इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है, सारी चीज़ों को जान सके, और एग्जाम इतना सब कुछ पूछ भी नहीं रहा है, तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई लॉजिक बन भी नहीं चाहता। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको सिलेबस को जब गो थ्रू हो रहे हैं, हम पीवाईक्यूज के जब गो थ्रू हो रहे हैं, तो हमारा टास्क होना चाहिए दैट व्हाई वी आर अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन एंड नाउ द व्हेन द क्वेश्चन इज देयर, या फिर एग्जाम का जो सिलेबस है उसको समझो कि वो एग्जैक्टली है क्या। वॉट द सिलेबस कंटेन, वो हिस्ट्री में क्या कंटेन करता है, पॉलिटी में क्या कंटेन करता है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो है उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ों को कंटेन कर रहा है। सो व्हाट वी हैव टू डू, तो फर्स्ट आपको आंसर करना है व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। और जब एग्जाम में आप आ गए हैं, जब आप सिलेबस देख रहे हो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हैं, तो आप ये देखिए व्हाट दे आर आस्किंग, वो पूछ क्या रहे हैं आपसे, वो जो सवाल है वो सवाल का पूछने का तरीका क्या है। ठीक है, सेकंड आपका पार्ट होता है व्हाट, हाउ एंड व्हाई। सो व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ दे आर आस्किंग एंड व्हाई दे आर आस्किंग। मीन्स अगर सिविल सर्विस में, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कोई भी सवाल उन्होंने पूछा है, तो आपके पास 3 चीज़ों की जवाब होना चाहिए। उन्होंने एग्जैक्टली पूछा क्या है,
देन कैसे पूछा, उसका पूछने का तरीका है क्यों, क्योंकि अकबर, अगर हम सिंपली बात करें हिस्ट्री में, अकबर कांस्टेबल की एग्जाम में भी पूछा जाता है, छोटी से छोटी एग्जाम में, और वो यूपीएससी का भी एक बड़ा हिस्सा है। सो हिस्ट्री इज देयर फॉर कांस्टेबल ऑल्सो, हिस्ट्री इज देयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस ऑल्सो। सो दोनों में अंतर क्या है, तो डिफरेंट है द वे दे आस्क द क्वेश्चन। सो आपको इन 3 चीजों को आंसर करना है, दैट व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ दे आर आस्किंग एंड व्हाई दे आर आस्किंग। यूपीएससी को लेके थाउजेंड्स ऑफ वीडियो है, अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे पूछा जाता है, बट जब भी हम किसी और का एनालिटिक्स सुनते हैं, उनको देखते हैं, तो हम हमारे जो दिमाग है उसको उस पर डिपेंडेंट रख लेते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू बिफोर स्टार्टिंग फॉर द प्रिपरेशन, सबसे पहले आपको समझना है कि वो जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, उन क्वेश्चन का जो नेचर है वो नेचर कैसा है। ये आंसर करने के बाद सेकंड जो टास्क आता है वो ये देखना कि प्री मेंस और इंटरव्यू में जो इनका पूछने का तरीका है तीनों चीज़ों का, वो अलग अलग कैसे, किस तरह से इस चीज़ को क्या है हम काउंटर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में वास्तविकता में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनका दायरा क्या है, कितना डीप में जाकर सवाल पूछे जा रहे हैं। मेंस में क्वेश्चन जो एनालिटिकल अप्रोच में आते हैं, वहाँ पर सिविल सर्विस या यूपीएससी हमसे क्या डिमांड कर रहा है, एंड द लास्ट कम द इंटरव्यू, साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, उसमें उसकी जो डिमांड है वो डिमांड हमसे क्या है। जब सिविल सर्विस में हम जा रहे हैं तो हमको ये देखना होगा कि व्हाट एक्चुअली मीन्स, कई बार बच्चा क्या करता है, वो सिविल सर्विस के बारे में पढ़ते समय वो तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग कर लेता है। तीनों को अलग अलग करने का मतलब है वो प्री को अलग मानता है और जो मेंस है उस मेंस को अलग मानता है। व्हाट वी हैव टू डू, हमें प्री और मेंस दोनों को अलग अलग नहीं देखना, उसको एक हॉलिस्टिक कोलैबोरेटिव मैनर में हमको इसके साथ स्टडी करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू क्लासीफाई, जो भी सिविल सर्विस का सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हमारे पास है, उनको हमें 2 हिस्सों में क्लासीफाई करना है, कोर सब्जेक्ट एंड अदर्स। कोर सब्जेक्ट से यहाँ मानना यह है कि वो सब्जेक्ट जिनका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में बराबर वेटेज है, उस सब्जेक्ट्स को पहले स्टडी करें, और बाकी जो आते हैं अदर सब्जेक्ट जो या तो प्री ओरिएंटेड है या फिर सीधा जिनका वेटेज मेंस में आना है, उनको उस तरह से उस अप्रोच के साथ हम पढ़ना स्टार्ट करें। अगर इसको क्लासीफाई करने का समझे तो कोर सब्जेक्ट के बारे में जब बात की जाए तो कोर सब्जेक्ट में हमारे पास अवेलेबल होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और इसके साथ एक हिस्सा आ जाता है आपका, वो आता है करंट अफेयर का। सो ये वो सब्जेक्ट है जिनका प्री में भी वेटेज है और मेंस में भी वेटेज है। सो हमें सबसे पहले इन सब्जेक्ट पे फोकस करना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये हिस्सा अगर हमारा कवर हो गया तो हम लगभग 70% सिविल सर्विस का सिलेबस जो है वो कवर कर जाते हैं, वो उनको कंप्लीटली हम पढ़ जाते हैं। सो ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि हम जो कोर सब्जेक्ट है उनको सबसे पहले फोकस करें। इसको क्या बुक्स को प्रेफर करना है, इसको अपन 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते हैं। और अगर हम आगे बात करें कि अदर सब्जेक्ट में हमारा मानना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट अदर्स में आते हैं, सो अदर सब्जेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स एंड ऑप्शनल विच इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ मेंस, जो 500 नंबर का अपना जो वेटेज है वो वेटेज रखता है। ये वो सब्जेक्ट है जो मेंस में आते हैं, जिनका मेंस में ही इस पूरे हिस्से से प्रीलिम्स में कोई सवाल नहीं आएगा। तो इसको जो पढ़ते समय हमारा सेकेंडरी एक अप्रोच होना चाहिए, इस पर हम सिंपल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही क्या करें, यूपीएससी में अप्रोच करें। सो ये 2 हिस्सा हमारे पास होता है कि एक सब्जेक्ट जो हो जाता है वो कोर सब्जेक्ट होता है, और सेकंड आपका जो होता है वो अदर सब्जेक्ट्स होता है जो मेंस ओरिएंटेड है। हमारी प्रिपरेशन के लिए सबसे बेसिक जो पार्ट होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम कोर सब्जेक्ट का जो पार्ट है वहीं से उसकी शुरुआत करें। सो ये तो एक बेसिक पार्ट हो गया। सबसे पहले जो हमने पार्ट में डिसाइड किया वो ये डिसाइड किया कि हम उस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसको हम गो थ्रू कैसे होंगे। जैसे कि शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे पहले सिलेबस के थ्रू जाए, या सबसे पहले हम वाई को आंसर करें, वाई वी वांट टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। वाई आंसर करने के बाद आप सिलेबस और PYQs को बहुत अच्छे से गो थ्रू होकर जाए। थर्ड जो सवाल आपके पास आता है, जो ऑप्शन आता है जो आपको करना है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद द NCERT बुक। आप कहीं भी चले जाएं, NCERT को वन ऑफ द बैकबोन माना गया है सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए। क्यों माना गया है? क्योंकि वहाँ से बेस क्लियर होता है। हमारे यहाँ हम कई बार जब चीज़ों को आगे पढ़ते हैं हमें बेस पता नहीं होता, व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स रिलाई ऑन। तो बेसिक्स क्लियर होना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट है, और वो आपको क्लियर कर सकते हैं कहाँ से, NCERT बुक से। वो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं होता 6 to 12 सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, सारे ही पढ़ना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सब्जेक्ट को किस तह तक जाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 11th और 12th का जो NCERT है वो सफिशिएंट इनफ है। ज्योग्राफी में कई लोग बोलते हैं कि 6 to 12 का पढ़ना है, आप 6 to 12 जा सकते हैं, 11 आपका टॉपिक कवर होना है। हमको लगभग जब कोई बात कहता है दैट यू हैव टू गो थ्रू NCERT, हम ये कोशिश करते हैं हम पूरी NCERT पढ़ते थे।
या फिर हम लगभग उसमें जो चैप्टर उसके वाइज चलते हैं। हमको टॉपिक कवर होना चाहिए। लोग फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी में जा रहे हैं, आपने अर्थक्वेक पढ़ा है, आपको अर्थक्वेक का बेसिक से कवर होना चाहिए। अगर वो आपका 12th के एनसीईआरटी से कवर हो रहा है देन थिंग इज ओके, फिर 6 तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर वो नहीं हो रहा है तो आपको 6 तक जाने की आवश्यकता है। सेम इफ यू आर रीडिंग द साइक्लोन, तो साइक्लोन में अगर आप जो रेफरेंस बुक आपने अडॉप्ट किया है उस रेफरेंस बुक से आप आगे बढ़ पा रहे हो, तो जरूरी नहीं होता कि हम एनसीईआरटी की तरफ जाए। सो व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग फॉर रीडिंग एनसीईआरटी? टू क्लियर द बेस। आपको आपका जो बेसिक है, फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट आता है फॉलो लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर इच सब्जेक्ट। हम आज जिस दुनिया में है गाइस, उसमें पॉइंट ये है कि हमारे पास अनलिमिटेड सोर्स अवेलेबल है। आप एक टॉपिक पर थाउजेंड्स ऑफ वीडियो तो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आपकी बाजार में अवेलेबल है, डिफरेंट पब्लिकेशंस आर देयर। सो सबसे जरूरी है हमें स्टिक रहना, ठीक है। जितना हम लेस कंटेंट पढ़ेंगे उतना हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। एक सिंपल हमें बचपन से कहा गया है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो ना कि 10 किताब को एक बार। यही थ्योरी आपको सिविल सर्विस में अप्लाई करना है। आप लिमिटेड रिसोर्स पे फोकस करिए और उसी के साथ में आगे बढ़िए। लिमिटेड रिसोर्स में अगर अपन सिंपल सब्जेक्ट वाइज अगर उसको स्टडी करने के बारे में बात करें, सो अगर सबसे पहले आप हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री में आपके लिए एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आप 11th और 12th का एनसीईआरटी सफिशिएंट है, 11th और 12th के एनसीईआरटी के साथ जाइए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर नहीं तो आप मॉडर्न के लिए ग्रोवर, जो जेल ग्रोवर की एक बुक आती है उस पर। ये जो कंटेंट है ये आपके लिए सफिशिएंट है। मीन्स एनसीईआरटी प्लस आप जो आप इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ लीजिए या फिर स्पेक्ट्रम का मीन्स जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको पढ़िए। ये हिस्से से आपका हिस्ट्री पूरा कवर हो जाएगा। कई बार कुछ सवाल ऐसे होते जो इसमें कवर नहीं होते, सो उसको कवर करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एक्सटर्नल पूछे गए हैं या फिर ज़्यादा डीप में पूछे गए। उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए हम एडिशनल बुक को फॉलो करें, उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। आप अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स का आप हिस्सा देखें, 100 क्वेश्चंस आते हैं। कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो इफ़ यू आर स्कोरिंग 55 तो ठीक है, मीन्स आपके पास 45 क्वेश्चंस की गुंजाइश है। उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स आए, तो उसके लिए आपको एडिशनल बहुत ज़्यादा सोर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। सो हिस्ट्री के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी प्लस बिपिन चंद्रा का इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या फिर स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया। या फिर अगर हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो 6th 12th के एनसीईआरटी के साथ आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हो या फिर जो आपका माजिद हुसैन आता है टीएमएच का, मैग्रा हिल का, वो पब्लिकेशन पढ़ सकते हो। हमको सारी किताब पर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, हम सिलेबस के साथ पढ़ेंगे। सिलेबस को प्रायोरिटी पर रखें, एक एक टॉपिक को उसमें से क्या करें, कवर करना शुरू करें। पॉलिटी के बारे में बात करें, पॉलिटी में कई लोग प्रेफर करते हैं डीडी बसु, पर मेरा मानना है डीडी बसु फॉलो करने के पहले आप सुभाष कश्यप पढ़िए, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद आप सीधा लक्ष्मीकांत पे स्विच हो जाइए, क्योंकि वो दोनों आपको कंटेंट भी दे देगा और फैक्ट्स जो आपको हैं वो सारे फैक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कहाँ से? लक्ष्मीकांत से। आप अगर ज्योग्राफी के बारे में आप अगर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो आप 11th 12th की एनसीईआरटी प्लस आप क्या पढ़ सकते हैं, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह वहाँ से कवर करिए। और रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो रमेश सिंह इज़ क्वाइट इनफ। आप रमेश सिंह के साथ जो आपका इकोनॉमिक्स वाला हिस्सा है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि आप एक लिमिटेड जितना रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और एक और बात है, आप सब्जेक्ट वाइज चलिए, पर सब्जेक्ट में आप टॉपिक वाइज चलिए कि सिविल सर्विस में टॉपिक क्या है, उसके क्वेश्चन क्या आ रहे हैं और उसके साथ गो थ्रू होइए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है स्टे फोकस्ड ऑन पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज किसी भी एग्जामिनेशन का, नॉट ओनली अबाउट यूपीएससी, किसी भी एग्जामिनेशन का क्या है, बैकबोन है कि आप जब भी पीवाईक्यूज पे फोकस रहेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको बताते हैं एग्जैक्टली एग्जाम क्या है, पूछ क्या रहा है, सवाल पूछने का उसका तरीका क्या है। उसको समझते समय ये भी देखिए वो पूछ क्यों रहा है, वाई, क्योंकि हो सकता है रिसेंटली न्यूज़ में कई बार जैसे एक सवाल आया गवर्नर के ऊपर, गवर्नर के ऊपर सवाल आया, हमको वो लगता है दैट द क्वेश्चन केम फ्रॉम पॉलिटी, बट हो सकता है वो इसलिए पूछा गया क्योंकि गवर्नर एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा हो आपके करंट अफेयर्स में या न्यूज़ में। या फिर लाइक फॉर एग्जांपल रिसेंटली अभी बात करें, सो वुमेन रिजर्वेशन एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है। सो वुमेन रिजर्वेशन पे कोई सवाल आया, वो सवाल बेसिकली अगर उसको सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी से पूछा गया। पूछा क्यों गया? क्योंकि वो बर्निंग टॉपिक था ट्रेंड में। सो इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा, कैसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, और आपको रेगुलर पूछा जाए कैसे पूछा जा रहा है। सवाल पूछने का जो तरीका है वास्तविकता में, वो तरीका कैसा है, आपको ये पता होना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से हमको काफ़ी कुछ चीज़ें क्या होती है, मिल जाती है, काफ़ी कुछ एग्जाम्पल हमें समझ में आता है। नेक्स्ट हिस्सा जो आपको आता है वो आता है ऑप्शन।
मीन्स जब आप प्रीलिम्स के बारे में कोर सब्जेक्ट आपका कवर हो गया, प्रॉपरली कवर हो गया, देन आपके बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने कवर कर लिया, तो नेक्स्ट आपके पास जो आता है वो ऑप्शनल। ऑप्शनल इस एग्जामिनेशन का बैकबोन है, क्योंकि ये कुल मिला के 500 मार्क्स जो है वो कंटेन करता है। 500 मार्क डेफिनेटली एक डिसीज जो फैक्टर होता है इस एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स का कोई वेटेज है नहीं इंटरव्यू में या फाइनल रिजल्ट में। सो मेंस और इंटरव्यू के आधार पर ही आपको क्या मिलना है, फाइनल सिलेक्शन मिलना है। सो मेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे करें? कई बार कुछ मिथ सिविल सर्विस एग्जाम ऑप्शनल को लेकर चलते हैं, जैसे कि ऑप्शनल सिलेक्शन करते वक्त ये देखें कि उसको लास्ट टाइम कितने मार्क्स मिले हैं, टॉपर ने कौन सा ऑप्शनल लिया था। ये आपका बेस एरिया नहीं होना चाहिए। जब आप ऑप्शनल सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी कि आप क्या चेक करें, आप ये चेक करें कि आप उस सब्जेक्ट में कैसे हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं या नहीं, आप उसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रख रहे हैं या नहीं। आपने हिस्ट्री ऑप्शनल लिया, आप हिस्ट्री में चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। आप ज्योग्राफी को ऑप्शनल लिया, आप ज्योग्राफी में वर्ल्ड को अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लिया, आप करंट को बहुत अच्छे से स्टडी या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सही से स्टडी कर पा रहे हैं या नहीं। ये सबसे प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहला जो चेक होता है वो आपको देखना है आपका इंटरेस्ट, कि उस एग्जामिनेशन में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। देन सेकेंड एस्पेक्ट हुआ सिलेबस। आप जिस भी एग्जाम पे, जिस भी ऑप्शनल पे जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है, क्या काफ़ी लेंदी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा तो एडिशनल आपको नहीं पड़ रहा है। हाँ, आप जब भी ऑप्शनल सेलेक्ट करें आप ऐसा करें जो जीएस से क्या करता हो, मैच करता हो, जैसे जिसका वेटेज जनरल स्टडीज़ में भी आपको मिल जाए। सो सिलेबस एक बड़ा एस्पेक्ट है कि वो सिलेबस आप कवर कर पा रहे हैं नहीं। तो इसको सेलेक्ट करने से पहले उसके PYQs देखो और उसको समझ लो। आप उसमें टाइम लेकर डिसाइड करो कि आप किस ऑप्शनल की तरफ जा रहे हैं। एक बार डिसाइड करने के बाद उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। सो ऑप्शनल सिलेक्शन एक क्रूशियल एस्पेक्ट होता है। कई बार हम देखते हैं बच्चे बाद में जाकर लास्ट टाइम में जाके ऑप्शनल चेंज करते, वो इसलिए क्योंकि हमने जो सोचा था हम उसमें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसमें परफॉर्मेंस अच्छा तब आएगा जब हम बिल्कुल सोच समझ के क्या करें, ऑप्शनल जो है उसको सिलेक्ट करें। इसके बाद अगला जो एस्पेक्ट आता है सिविल सर्विस में वो आता है आपका रीड न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर एक बड़ा बर्निंग टॉपिक समय के साथ हो गया, इसको इतना ज़्यादा वेटेज दिया गया कि करंट अफेयर अगर आपने नहीं पढ़ा सिविल सर्विस के लिए तो कोई मतलब नहीं। उसको करंट अफेयर में फैक्चुअल हम आ गए डेली, तो उसके लिए अगर बेसिक अगर आप देखा जाए क्या कहाँ से कवर किया जाए, अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं देन डेफिनेटली आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। अब इसके लिए लोग शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे एनालिसिस समझ रहे हैं या फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट सिविल सर्विस में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट अफेयर पे डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने आज तक नहीं पूछा है। कैसे पूछे गए हैं? सो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, मतलब उसको हम सिंपल सेंस में कहा जाए सो यूपीएससी डू नॉट बिलीव ऑन करंट अफेयर्स, वो बिलीव करती है करंट ट्रेंड पे। मीन्स यूपीएससी के जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे वो ट्रेंड्स पे डिपेंड करते हैं। ट्रेंड का मतलब वुमेन रिजर्वेशन बिल कब आया, ठीक है, डेट मायने नहीं रखता, ठीक है, मायने क्या रखता है वो किस टॉपिक से, मीन्स वो डिपेंड करता है इंडियन सोसाइटी पे। सो वुमेन रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आए ना आए, क्वेश्चन बनने की संभावना होती है कहाँ पर, इंडियन सोसाइटी पे। मान लो किसी एरिया में साइक्लोन आए तो साइक्लोन का अलग अलग नाम होते हैं। सो उन साइक्लोन अगर ट्रेंड में तो क्वेश्चन आ सकता है कि ज्योग्राफी में साइक्लोन वाला जो टॉपिक है वो न्यूज़ में आ जाए। सो करंट अफेयर खाली करंट अफेयर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साथ ही साथ उतना ही इंपॉर्टेंस जनरल स्टडीज़ वाला जो आपका पूरा हिस्सा है उस पर भी रखते हैं। प्री में भी इसका वेटेज है और मेंस में भी इसका वेटेज है। सो आप इसके साथ चाहिए, इसके साथ आप मैगजीन जो है उसको फॉलो कर सकते हो और उस मैगजीन पर फोकस करने में कौन सी मैगजीन, सो आप योजना पर जाइए, कुरुक्षेत्र पे जाइए, ये मैगजीन अच्छी है। या इसके अलावा आप कोई भी एक रेफरेंस बुक फॉलो करिए, बट वो रेगुलर वही होना चाहिए और उसको मंथ वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करना पड़ेगा। सो रीडिंग न्यूज़पेपर के बाद ये करंट अफेयर जो एक जिसको एक हॉट टॉपिक माना जाता है वो अगर आपका कवर है तो अगला हिस्सा आपका आता है वो है आंसर राइटिंग का। इस एग्जाम में बैकबोन अगर पूरे आधार पर देखा जाए तो वो है आंसर राइटिंग स्किल्स, जो कभी सिखाई नहीं जा सकती क्योंकि क्वेश्चन आपको पता नहीं कि क्या पूछा गया है। सो यू कैन, आप आंसर्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको स्किल प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए उसका आप आंसर कर सकें। ये स्किल विदाउट राइटिंग प्रैक्टिस पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी आपको बिना राइटिंग प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं करवा सकता। सो ट्राई टू राइट मोर एंड मोर आंसर्स, जितना ज़्यादा आप समय के साथ लिखेंगे उतना ज़्यादा आप परफॉर्म कर पाएंगे इस आंसर राइटिंग के अंदर। उसका सिंपल सा आप डेली 2-3 आंसर्स लिखने की कोशिश करिए। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 1 ईयर तो 300 डेज या 365 डेज में आप 1000+ आंसर्स लिख पाएंगे। उतना अगर आपने लिखा है तो डेफिनेटली आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। आंसर राइटिंग
स्किल इंप्रूव करने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप डेली क्वेश्चंस लिखिए और डेली क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कल्पाक्ष अपने लिए स्टूडेंट्स के लिए अभ्यास नाम से एक प्रैक्टिस चलाता है, जहाँ पर वो डेली क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता है आंसर राइटिंग के लिए। उनको चेक करिए, इन आंसर्स को आप संभाल के रखिए, बार में वापस पढ़ने की कोशिश करिए, तो उससे पता चलेगा आप कहाँ गलत थे और आपका अप्रोच जो है वो अप्रोच कैसे चेंज हो रहा है। सो आंसर राइटिंग से आप दूर नहीं हो सकते। प्रैक्टिस करने के लिए एक सिंपल सा पैटर्न है। आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सो हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने के बाद आप उसके ऊपर जो एमसीक्यू उन एमसीक्यू को लगाइए और एमसीक्यू के बाद आप जो पीवाईक्यूज में आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है उसके ऊपर आंसर लिख कर देखिए। जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो हमने पढ़ा है, तब तक उसमें हम सॉलिड नहीं हो पाएंगे, और अगर हम सॉलिड नहीं है तो हमारी पढ़ाई का कोई सेंस उस सब्जेक्ट से नहीं बच जाता। सो प्री के प्रैक्टिस के साथ आप मेंस करिए, तो डेली जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को दोनों तरह से लिख कर मीन्स कवर करके देखिए। उस पर पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करिए जो प्रीलिम्स में आए हैं, और उस पर पीवाईक्यूज मेंस वाले भी प्रिपेयर करिए और उस पर आंसर्स लिख कर देखिए क्या आप उस पर अच्छा आंसर जो है वो लिख पा रहे हैं या नहीं। सो रिपीटेडली आंसर राइटिंग स्किल आपके आंसर्स इंप्रूव करेंगे। ये कहा जाता है आपके आंसर आपका विजिटिंग कार्ड है। विजिटिंग कार्ड इन द सेंस आप एग्जामिनर के सामने नहीं, सो आपके आंसर्स बताने वाले हैं कि आप एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में वो आपको पहली बार देखने वाले। सो उससे पहले आपका जो बेस है, जो आपका थोड़ा वो कहाँ बनेगा, वो आपके आंसर्स से बनेगा, और वही नंबर इंटरव्यू में डिसिसिव होते हैं। हमने कई बार देखा है कि जो फर्स्ट रैंकर आया है वो इंटरव्यू मार्क्स के कारण आया, जो आपके मेंस के मार्क के कारण आया, इंटरव्यू के मार्क के कारण नहीं। सो मेंस डेफिनेटली पार्ट है, और वो उसमें अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए तो आंसर राइटिंग उसका सबसे बड़ा बेस होता है। ये कवर होने के बाद, ये आंसर राइटिंग का जो पार्ट है, इसको कवर करने के बाद अगला टास्क आता है, वो आता है रिविजन। हमने कई स्टूडेंट को पढ़ा है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं पर वो फोकस नहीं करते किसके ऊपर, रिविजन पे। सो रिविजन की एस्पेक्ट है, अगर हम रिविजन नहीं कर रहे तो कोई भी पढ़ा हमारे किसी काम का नहीं है। रिविजन कैसे करें, इसके ऊपर कई सारी क्वेरीज हैं, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है आपको डेली रिवीजन करना चाहिए। डेली मीन्स जो पढ़ा उसका नहीं, डेली एक सब्जेक्ट का रिवीजन आप चलाएं। अलग अलग थ्योरीज के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 2+1 थ्योरी पे जाए, मतलब 2 सब्जेक्ट जो इंस्टीट्यूट में जीएस के पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, प्लस एक सब्जेक्ट को रिवीजन पे रखिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद से स्टडी करें, तो 1+1 सब्जेक्ट पे जाइए। 1+1 सब्जेक्ट का अप्रोच क्या होगा कि एक सब्जेक्ट आप जो जीएस का रेगुलर पढ़ रहे हैं उसको नया पढ़िए, और एक सब्जेक्ट जो पहले पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करिए। रिवीजन के समय भी सेम, आप उसको नोट से पढ़िए, नोट्स के बाद रेफरेंस बुक जो उस रेफरेंस बुक से पढ़िए। इन दोनों को कवर करने के बाद उसके जो पीवाईक्यूज हैं, पहले एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करिए और उसके बाद आंसर राइटिंग करिए। मीन्स आप जो नया पढ़ रहे हैं उसका भी आंसर राइटिंग करके देखिए, जो आपने पुराना पढ़ चुका है उस पर भी आप आंसर लिखिए। जो आप नया पढ़ रहे हैं उसके भी आप पीवाईक्यूज लगाइए, जो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एमसीक्यू वो लगाइए, और आपने जो पढ़ चुके हैं जिसका आप रिवीजन कर रहे हैं उसके भी एमसीक्यू लगाइए। आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू पर फोकस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। सो दिस इज द बेसिक पार्ट। जब भी हम सिविल सर्विस को टारगेट करते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी आप रख सकते हो जिसके साथ आप चाहें। अब आता है टाइम, किस चीज़ को कितना समय देना है, वो टाइम डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम अवेलेबल कितना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास आप 2 साल अवेलेबल है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को 2 साल के हिसाब से ड्राफ्ट करिए, अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करिए। किसी टॉपिक को सुनिए, उसने क्या फॉलो किया था वो समझने के बाद अब है कि आप उसको किस तरह से समझेंगे वो, और उस स्ट्रेटेजी को क्रॉस चेक करिए हर एक टाइम इंटरवल के बाद कि आपने जो डिसाइड किया था वो आप उस टाइम की लिमिट में कवर कर पा रहे हैं या नहीं, देन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्या होता है कि आपने 100 डे स्ट्रेटेजी बनाई है, बट उसमें आप डेली वाली 1 डे स्ट्रेटेजी पर फोकस करिए कि आज आपने जो खुद के लिए टास्क रखे थे वो अकॉम्प्लिश हो पाए या नहीं, क्योंकि अगर आप रेगुलर टास्क नहीं रहेंगे तो आप आखिरी में कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस एग्जाम का सबसे बड़ा बेस बयान है कि कंसिस्टेंसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ये कहा जाता है दैट व्हाट टू स्टडी, ठीक है, या व्हाट नॉट टू स्टडी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू स्टडी। क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा जरूरी है क्या पढ़ने से, क्योंकि लोगों के आधार पर ये माना गया सब कुछ पढ़ना है, जो पॉसिबल नहीं है। सो क्या पढ़ना है वो हमें मिलेगा कहाँ से, पीवाईक्यूज पे। जितना ज़्यादा आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के एग्जाम को कंटेक्स्ट में आएंगे उतना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नया पढ़ते समय कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को कवर करने से पहले ये देखिए कि उसमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन कितना पूछा गया है। आप एक एक बार उसको टू डू लिस्ट की तरह देखिए, एक एक सब्जेक्ट को 1 बाय 1 सब्जेक्ट को कवर करिए, 1 बाय 1 टॉपिक को कवर करिए। डेफिनेटली जो टाइम डिसाइड आपने किया है उस टाइम मैनर में आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सो आई थिंक एक होलिस्टिक अप्रोच में हमने इसके ऊपर बात किया है। स्टिल अगर कोई क्वेरीज एग्जाम को लेकर आप हैं, आप कमेंट करिए, और ये वीडियो कैसा लगा उसके ऊपर भी कमेंट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।